जून 2025 उत्तराखंड कोटद्वार पुलिस को सूचना मिलती है कि उसी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक गड्ढे में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही उस गड्ढे के पास पहुंचती है। पहली नजर में सबको देखने पर यह लग रहा था कि शायद यह व्यक्ति किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से उछलकर उस गड्ढे में जाकर गिरा हो और इसके सर पर चोट आई हो, जिससे इसकी मौत हो गई हो। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस के हाथ डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, वैसे ही पुलिस उलझन में पड़ जाती है। पुलिस के उलझन में पड़ने की वजह उस डेड बॉडी पर 18 गहरे जख्म के निशान थे। इसके साथ ही साथ उस डेड बॉडी के इंटरनल आर्गन जो होते हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके होते हैं। मतलब पुलिस को भी साफ हो चुका था कि यह एक रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है, यह एक प्री प्लान्ड मर्डर है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अशोर एंड यू आर वाचिंग The case of husband killing. 16 जून 2025 दिल्ली के रजौरी में रहने वाले राजेश न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी नज़र एक दी हुई सूचना पर जाती है। वो सूचना एक आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन की सूचना होती है। जैसे ही राजेश उस सूचना को डिटेल में पढ़ते हैं, जो हुलिया, जो कपड़े और जो निशान उस डेड बॉडी के शरीर पर बताए गए थे, राजेश ने उन सबको देखकर यह अंदाजा लगाया कि यह डेड बॉडी उसके भाई रविंद्र की हो सकती है, जो कि कुछ समय पहले मुरादाबाद में जाकर शिफ्ट हो गया था। वैसे तो राजेश की अपने भाई रविंद्र से हर सप्ताह में 1-2 बार बात हो जाया करती थी, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा होता है कि उसकी अपनी भाई से 2-3 सप्ताह से बात नहीं हो पाती है। इसके बाबत राजेश रीना से भी पूछता है, जो कि उसकी भाभी होती है, अपने भाई के बारे में पूछता है। तो रीना कहती है कि वह कुछ समय के लिए बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वह आ जाएंगे वह उनकी बात उससे करा देगी। लेकिन राजेश को अपनी भाभी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, और अब तो वह अखबार में उनसे मिलती जुलती डेड बॉडी की न्यूज़ भी पढ़ चुका था। तारीख होती है 17 जून 2025। राजेश सीधा उत्तराखंड के कोटद्वार पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वह पहुंचकर अपने भाई के मिसिंग की रिपोर्ट को दर्ज कराता है। इसके साथ ही साथ वह अपनी भाभी पर अपने भाई को गायब करने का आरोप भी लगाता है। पुलिस राजेश की शिकायत के आधार पर इसकी आगे जाँच करती है। जांच में कंफर्म हो जाता है कि जो 5 जून को उस गड्ढे से डेड बॉडी बरामद हुई थी, वह राजेश के भाई रविंद्र की ही डेड बॉडी थी। अब पुलिस को उस अननोन बॉडी की पहचान तो हो चुकी थी कि आखिरकार वह डेड बॉडी है किसकी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जो पुलिस के सामने टास्क था वह था किलर का पकड़ा जाना। इसीलिए आगे पुलिस रविंद्र कुमार के बारे में आगे की जानकारी निकालती है। तब पुलिस को पता चलता है कि जो रविंद्र होता है वह मूल रूप से दिल्ली के रजौरी में रहने वाला होता है। रविंद्र की 2 शादी हो चुकी होती है। उसकी पहली शादी आशा कुमारी नाम की लड़की से होती है, जो कि वहीं दिल्ली में रह रही होती है। शादी के कुछ समय के बाद रविंद्र और आशा को एक बेटा होता है, जिसका वह लोग नाम हर्षित रख देते हैं। कुछ समय के बाद उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, और वह झगड़ा इतना बढ़ता है कि रविंद्र अपनी पत्नी आशा को और अपने बेटे हर्षित को घर पर ही छोड़कर वहां से हरिद्वार निकल जाता है। हरिद्वार में कुछ समय रहने के बाद रविंद्र यहाँ पर अपने से 20 साल छोटी लड़की रीना सिंधु के कनेक्ट में आता है। पहले तो उनका यह कनेक्शन धीरे धीरे दोस्ती में जाता है, फिर धीरे धीरे वो दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रविंद्र भी अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर रीना सिंधु के साथ हरिद्वार में ही लिविंग में रहने लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। इसके बाद रविंद्र जो होता है वह रीना सिंधु से शादी कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतता है और रीना के घर वालों को और उसके पड़ोसियों को सभी को ये बात पता चलने लग जाती है। इसीलिए रीना जो होती है वह दिल्ली से निकलना चाहती है और मुरादाबाद में एक घर लेने के लिए रविंद्र को फोर्स करती है। अब अचानक से रविंद्र के पास मुरादाबाद में घर खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं होता है, इसीलिए वह अपना दिल्ली वाला पुश्तैनी घर बेचकर मुरादाबाद के एक पॉश इलाके में एक महंगा घर खरीद लेता है। उस आलीशान घर के ग्राउंड पर रीना सिंधु, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है, वह ग्राउंड फ्लोर पर फिजियोथेरेपी सेंटर खोल लेती है और उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। यहाँ पर रीना के दोनों काम अच्छे से चल जाते हैं और इसके साथ ही साथ रविंद्र का बिजनेस भी अच्छा चलने लग जाता है। दोनों आराम से रहने लग जाते हैं। पुलिस के द्वारा रविंद्र के बारे में इतनी जानकारी निकालने पर पुलिस को यह तो साफ हो जाता है कि रविंद्र जो होता है अपने आखिरी समय में रीना सिंधु से ही इंटरेक्ट हुआ था, और अब यहीं से कातिल तक पहुंचने का कोई सुराग पता चल सकता है। इसके लिए पुलिस का रीना तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अब पुलिस जो होती है रीना के बारे में जानकारी जुटाती है और उससे कांटेक्ट करती है। तब रीना पुलिस को बताती है कि रविंद्र का बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। इसके साथ ही साथ उसका 18 लाख का चेक भी बाउंस हो चुका था। चेक बाउंस होने की वजह से अदालत ने रविंद्र को 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई थी। इसके साथ ही साथ जो कर्जदारों का जो लिया हुआ पैसा था, वो कर्जदार भी रविंद्र को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिससे बचने के लिए रविंद्र अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर उत्तराखंड के लिए निकल जाता है। यहीं पर रीना जो होती है वह अपने आप को काफी समय से मुरादाबाद में ही रहने की बात को बताती है। वह कहती है वह काफी समय से मुरादाबाद से बाहर नहीं गई है। उसका पति जो है वह घर पर मोबाइल छोड़कर ही उत्तराखंड निकल गया है। रीना के द्वारा दिए हुए सभी बयान पुलिस की जांच में सही पाए जाते हैं और सच में रविंद्र का 18 लाख का चेक भी बाउंस हुआ होता है, जिसके कारण अदालत ने उसको 6 महीने की
जेल की सजा सुनाई होती है। लेकिन राजेश ने रीना का जिक्र एफआईआर में अपने भाई को गायब करने में किया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा था जिसपे वह रीना पर शक कर सके। इसलिए वह रीना को छोड़ देते हैं और उसको वापस घर जाने देते हैं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस रीना के हर एक मूवमेंट पर नजर भी रखती है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि नोएडा के एक पार्किंग में एक एसयूवी 500 काफी दिनों से लावारिस हालत में खड़ी हुई है। पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंचती है और उस लावारिस गाड़ी को अपने कब्जे में लेती है। पुलिस जब उस गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर जब उसके मालिक के डिटेल्स निकालती है, तब उस गाड़ी की डिटेल्स मृत रविंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं। पुलिस इसे देखकर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी नोएडा के एक पार्किंग में लावारिस हालत में खड़ी मिलती है और उस गाड़ी का मालिक उत्तराखंड के गड्ढे में मृत पाया जाता है। अब यह सवाल पुलिस को फ्यूल कर देता है और पुलिस इस पर जानकारी जुटाने लग जाती है और इस बारे में छानबीन करने लगती है। अब इस सवाल को सुलझाने के लिए पुलिस इस रूट पर पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना स्टार्ट कर देती है। पुलिस का यह शक एकदम सच साबित होता है। उत्तराखंड से नोएडा वाले रूट पर 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं जिनमें वह गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में देखी जाती है। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई मेल बैठा होता है और उसके बगल में ही रीना सिंधु बैठी होती है। लेकिन रीना सिंधु के बगल में जो मेल बैठा होता है वह उसका हस्बैंड रविंद्र नहीं होता है। उस व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन होता है। और रीना ने जो पुलिस को बयान दिया था उसके मुताबिक रीना काफी समय से मुरादाबाद से बाहर नहीं गई होती है। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में रीना सिंधु बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसीलिए पुलिस रीना की कुछ पिछले दिनों की कुछ एक्टिविटियों पर गौर करती है। तब उसके मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से वह उत्तराखंड में ही होती है और उसके साथ ही साथ उसकी बात एक नंबर पर लगातार हो रही थी। पुलिस ने जब उस नंबर की डिटेल निकाली, वह नंबर किसी परितोष कुमार नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड होता है। और यही नहीं, पिछले कुछ दिनों की उन दोनों की लोकेशन भी सेम होती है। पुलिस वालों को जब उस गड्ढे से रविंद्र की डेड बॉडी मिली थी, तब पुलिस को रविंद्र के जेब से किसी गेस्ट हाउस के बिल की पर्ची भी मिली थी। यानी कि उस पर्ची से साफ पता चल रहा था कि 26 मई 2025 को रविंद्र उसी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। अब जब ये कंफर्म करने के लिए पुलिस उस होटल के उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि जिस कमरे में रविंद्र रुका हुआ था उसके ही पड़ोस वाले कमरे में रीना और परितोष भी रुके हुए थे, जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहे थे। अब पुलिस का रीना के खिलाफ सबूतों का दायरा बढ़ता ही जा रहा था और पुलिस का रीना पर शक भी गहरा रहा था। अब आगे के सच को जानने के लिए पुलिस रीना को एक बार फिर से अपनी हिरासत में लेती है और आगे की पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन रीना सच न बताकर पुलिस को गुमराह करने में लगी हुई थी। वह पुलिस को किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन अब पुलिस भी समझ चुकी थी कि यह रीना उसको पुलिस को रास्ते से भटका रही है। इसलिए पुलिस रीना को सबूत दिखाकर सच पूछना शुरू कर देते हैं। अब रीना समझ चुकी होती है कि उसके झूठ का और इस गुनाह का पलंदा खुल चुका है और अब पुलिस को वह और ज्यादा गुमराह नहीं कर सकती है। तब वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उस मर्डर मिस्ट्री में एक बार शॉकिंग खुलासा करती है। रीना के मुताबिक रविंद्र को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था और उस लॉस की वजह से भी रविंद्र ने कई लोगों से भारी कर्ज लेकर रखा हुआ था। इसके साथ ही साथ उसका 18 लाख का चेक भी बाउंस हो जाता है और कर्जदारों का पैसा मांगने का दबाव रविंद्र पर बढ़ता जाता है। इस दबाव के कारण रविंद्र जो होता है वो अपना मुरादाबाद में जो नया घर खरीदा था उस घर को बेचकर उन सभी का पैसा चुकाना चाहता था और अपने बिजनेस को दोबारा स्टैंड अप करना चाहता था। रविंद्र जिस घर को बेचना चाह रहा था उस घर की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए होती है। लेकिन जैसे ही रीना को इस बात का पता चलता है कि रविंद्र उस घर को बेचना चाहता है, उसी दिन से उस रविंद्र और रीना के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। रीना किसी भी कीमत पर उस घर को बेचने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए रीना और रविंद्र में लगातार लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लगातार लड़ाइयाँ और इस मसले का कोई हल ना होता देखकर रविंद्र जो होता है परेशान होकर घर से निकलकर कुछ दिनों के लिए हरिद्वार चला जाता है। इसी बीच जो रीना के फिजियोथेरेपी सेंटर पर एक मरीज आता है, इसका नाम परितोष होता है। उस फिजियोथेरेपी सेंटर पर परितोष जो होता है अपना इलाज कराने आता है और रीना के मुताबिक परितोष को 10 फिजियोथेरेपी सेशन लेना जरूरी ही था। अब रीना के मुताबिक परितोष जो होता है कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी सेंटर में आता है। इसी बीच उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब रीना की लाइफ में परितोष की एंट्री हो चुकी थी और उधर रविंद्र जो होता है वह कर्ज के बोझ के तले दबा जाता है और वह उस मुरादाबाद के पौष इलाके में 3 करोड़ के घर को बेचकर उस कर्ज को अदा करना चाहता है। लेकिन रीना यह किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहती है। इसलिए वह परितोष के सामने रविंद्र को रास्ते से हटाकर परितोष से शादी करने का प्रस्ताव रखती है और मामला शांत हो जाने के बाद उस घर को बेचकर सुकून से रहने की बात कहती है। साथ ही वह इस काम के लिए परितोष को तत्काल में 1 लाख रुपए देने का ऑफर करती है। परितोष को यह ऑफर अच्छा लगता है और वह इस काम के लिए हाँ कर देता है। वह दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करने लग जाते हैं। 26 मई 2025 रविंद्र कर्जदारों से परेशान होकर हरिद्वार चला जाता है और वहां जाकर वह गेस्ट हाउस में रात गुजारता है। वहीं पर परितोष और रीना भी उसके बगल वाले रूम में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रविंद्र के मर्डर की प्लानिंग करते हैं। फिर आगे की साजिश के मुताबिक रीना एक दिन अपने पति रविंद्र को घर पर बुलाती है और उसके साथ ही वह परितोष को भी बुलाती है। रविंद्र की मुलाकात
परितोष से कराती है और वह बताती है कि परितोष जो है उसके सेंटर पर इलाज कराने आता है और जो परितोष है वह उसका राखी वाला भाई है। अब रविंद्र जब ये सुनता है कि वह उसका राखी वाला भाई है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, वह उसके साथ बैठकर बातें करता है और रविंद्र को इन दोनों पर कोई भी शक नहीं होता है। इसी बीच 31 मई 2025 को रीना रविंद्र से कहती है कि परितोष ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है, अगर रविंद्र उसके साथ जाता है तो परितोष को बहुत अच्छा लगेगा। रविंद्र जो होता है रीना की इस बात से राजी हो जाता है और वह दोनों उस पार्टी को अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। परितोष का घर जो होता है वह बिजनौर जिले के नगीना में था। दोनों उसके घर की पार्टी में पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है शराब का दौर। परितोष जो होता है जानबूझकर रविंद्र को ज़्यादा शराब पिला देता है, जिसकी वजह से वह होश खो बैठता है और ज़्यादा शराब पिलाना भी उन दोनों की प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। अब आगे की प्लानिंग के मुताबिक जब रविंद्र जो होता है शराब के नशे में होश खो बैठता है और जमीन पर गिर जाता है, तब परितोष अंदर से रखा हुआ फावड़ा उठा लाता है और रीना उसके पैर और हाथ को कसके पकड़कर बैठ जाती है। रविंद्र उस फावड़े से उसकी छाती पर, उसके सर पर और उसकी बॉडी पर कुल 18 जगहों पर उस फावड़े से वार करता है, जिसके कारण कुछ ही समय में रविंद्र की सांसें जो होती हैं वह थम जाती हैं और रविंद्र मर जाता है। अब वह दोनों मिलकर रविंद्र का मर्डर तो कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की। वह दोनों उसकी डेड बॉडी को उठाकर SUV 500 में रखते हैं और उत्तराखंड की तरफ निकल जाते हैं। जब वह लोग उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टोल प्लाजा में जो कैमरे लगे होते हैं उसमें उन दोनों की फुटेज भी आ जाती है। वह लोग उस नोएडा से उत्तराखंड के रूट पर भटकते रहते हैं, उनको कहीं भी उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की सही जगह नहीं समझ में आती है। चलते चलते उत्तराखंड के कोट द्वार में वह उन्हें खाई दिखाई देती है और वह उसी खाई में उस रविंद्र की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए रविंद्र की जो SUV 500 होती है उसको नोएडा की एक पार्किंग में छोड़कर वह लोग वहां से भाग जाते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार से पुलिस को उस गड्ढे से डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद पुलिस उस केस की छानबीन करती है और फिर उसके असली कातिलों तक पहुंच जाती है और रीना और परितोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उस 3 करोड़ वाले बंगले का हक अदालत पर छोड़ दिया जाता है कि वह जो घर है वह किसके हिस्से में जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।